जाते हुए NIOS बुक 501 का चैप्टर 9 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं और एज अ टीचर हम उस शिक्षा को पूरा करने के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले लास्ट कुछ चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने उन चैप्टर्स में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने अपना एजुकेशन सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करा, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था उस टाइम पे अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, क्या क्या आयोग बनाए, क्या क्या कमीशन लेकर के आए, हंटर कमीशन, सारी चीजें जो वुड डिस्पैच, मेकाले के वर्ड मिनट्स जो भी वो लेके आए थे वो सारी चीजें। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब हम आजाद हो गए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमने खुद ने संभालना था, ना कि ब्रिटेन अमेरिका आके इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करना था। तो उसके हिसाब से और उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन को देखते हुए जो हमें ठीक लगा हमने उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स उठाए, जैसे कि हमने विश्वविद्यालय आयोग बनाया, मुदालियर आयोग बनाया, कोठारी कमीशन बनाए, बहुत सारे आयोग बनाए, नीतियां बनाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब है, बट हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उस टाइम पे वो था नहीं, क्योंकि DLED में अभी वो इतना अपडेटेड है नहीं। बट एज अ पर्पस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इम्पोर्टेंट है। हमने NCF 2005 पढ़ा, RT एक्ट पढ़ा, तो ये सारी चीजें जो थी हमने थोड़ी थोड़ी डिस्कस करी थी सेकंड चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर में राष्ट्रीय शिक्षा का मौलिक अधिकार RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन 2009 हमने पढ़ा, उसको डिटेल में पढ़ा, उसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अनुच्छेद हैं, किसके अंदर क्या बोला गया है, क्या क्या प्रावधान करे गए हैं, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है, ये सारी चीजें हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी। ठीक है, फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या संस्थाएं खोली हुई हैं, जैसे SCRT, NCRT, SIMT, DRC, BRC, जिला स्तर पर डाइट वगैरह जो सारी चीजें खोली हुई हैं, ये कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हम अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लोगों तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। सो ये सारी चीजें उस टाइम पे की गई थी हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए। फिर पांचवें चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए जो गवर्नमेंट है क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, जिसमें DPEP मुख्य था, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना जिसमें मेन थी, जिसका बहुत अच्छा रोल था। ये स्टार्टिंग में 5 राज्यों के 5 जिलों में स्टार्ट किया गया था, बट इसका रिस्पॉन्स इतना ज्यादा अच्छा मिला था कि बाद में इसको फैला दिया गया, बहुत अच्छा हर राष्ट्रीय लेवल पे इसको कर दिया, बढ़िया से बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। और हमने इसमें पढ़ा था उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा, बिहार की शिक्षा योजना, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, राजस्थान की लोक जम्बिश योजना, जो अगर आपको याद हो लोक जम्बिश टीचर के एब्सेंट को कम करने के लिए, और राजस्थान की एक योजना और थी कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए बेसिकली जो स्टार्ट की गई थी कि हम एक लड़कियों को पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। ये सारी चीजें हमने फिफ्थ चैप्टर में डिस्कस करी थी। और महाराष्ट्र की केस स्टडी हमने करी थी, केस स्टडी फिफ्थ सिक्स चैप्टर में, दोनों में ही रणनीतियां जो हम शिक्षा में तैयार कर सकते हैं वो सब हमने पढ़ा था। और हमने एक महाराष्ट्र पे केस स्टडी करी थी, तो महाराष्ट्र की बहुत सारी योजनाओं के बारे में पढ़ा था कि लड़कियों के लिए क्या स्टार्ट करा गया है। तो बेसिकली समझ लो वो जो हमने महाराष्ट्र का करा था ना, आज इस चैप्टर में हमने वही करना है, बट इस चैप्टर में हम एक नेशनल लेवल को देख के चलेंगे कि पूरे इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है अनुसूचित जाति के बच्चों को लेके, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को लेके। उस चैप्टर में हमने महाराष्ट्र की केस स्टडी करी थी, जो महाराष्ट्र की एजुकेशन थी, और हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपनी एजुकेशन को जहर करने के लिए, बढ़िया करने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई है, लड़कियों के लिए क्या चलाया है, वंचित के लिए क्या चलाया है, जो प्रौढ़ एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा उनको देने के लिए क्या चलाया है, जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए क्या चलाया। आज इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे बट थोड़ा डिटेल में। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने सेवन चैप्टर पे। सेवन चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो जो सुधार नहीं हो रहे, मतलब हमें किस चीज, क्या था सेवन चैप्टर, हाँ सेवन चैप्टर इस बारे में था कि हम इतने बड़े बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर ये सारी योजनाएं बना रहे हैं, बट ये पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, दिक्कत कहाँ पे आती है, तो उनको अनुपालन करने में प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से स्कूल से छोटे लेवल पे ये चीजें फॉलो नहीं हो पाती, तो बड़े लेवल पे कैसे करें। तो उसमें हम पढ़ा कि छोटे लेवल पे एज अ टीचर आप लोग क्या कर सकते हो, कैसे दूर कर सकते हो, एक्शन रिसर्च कर सकते हो। हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में एक चैप्टर, पूरा छठा चैप्टर डिटेल में पढ़ा था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कितनी सारी चीजें पढ़ाई गई थी, क्या क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिनिमम लर्निंग लेवल स्टार्ट किया गया था, उससे रिलेट ही करके सेवन चैप्टर था, जहाँ पे अभिगम्यता रिलेटेड हमें बताने थे कि कैसे कैसे चीजें ठीक कर सकते हैं हम छोटे लेवल पे, एज अ इंडिविजुअल क्या डिफरेंस ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सेवन चैप्टर में पढ़ी। सेवन चैप्टर को हमने 2 पार्ट में करके पढ़ा था। फिर हम आते हैं 8 चैप्टर में।
जो कि हमारी लास्ट क्लास ही थी, तो 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए बढ़िया टीचर तैयार कर सकते हैं। बेसिकली हमें उसमें अध्यापक तैयार करने थे बढ़िया से, चाहे वो ट्रेनिंग देके करें, चाहे सेमिनार देके करें, या फिर कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करके करें, वट वो सब आपने लास्ट 2 वीडियो में पढ़ा होगा कि एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक के क्या क्या काम है, शिक्षक को एज अ सिलेबस क्या पढ़ना चाहिए। मतलब एज अ टीचर जब हम तैयार हो रहे हैं, तो टीचर को तैयार होने से पहले, टीचर बनने से पहले ही हमारे पास क्या ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि जो बच्चों की एजुकेशन के लिए जरूरी है हम पढ़े। फिर उसमें जो समस्याएं आती थी वो हमने कल डिस्कस करा कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। उसके बाद हमने ये करा कि उनको दूर कैसे किया जाए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और एक इंडिविजुअली अपने लेवल पे क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये जो अब तक था ये सारा समराइज वे में था, रिवाइज कर लिया हमने फटाफट से 8 चैप्टर को जल्दी जल्दी किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा। तो सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा में वो बच्चे आते हैं जो किसी भी प्रकार से, चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। अब चाहे वो लड़कियां हो, मतलब जरूरी नहीं सुविधा वंचित मतलब ये नहीं है कि मान लो सरकार ने कुछ नियम वगैरह चलाए और उसको आप लोगों को उससे फायदा नहीं मिल रहा तो आप लोग उससे वंचित हो, नहीं। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, कैसे? अनुसूचित जनजाति के बच्चे, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, भौगोलिक दृष्टि से जो दूर है वो वाले बच्चे भी, शहरी सुविधा वंचित। शहरी सुविधा वंचित मतलब क्या है कि मान लो हम लोग शहर में पहले से रह रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे कैसे क्या होता है। अब कुछ है वो लोग जो है गांव से लेकर के यहाँ पे रहने आ गए, तो अब उनको इतना ज्यादा पता नहीं है, और कभी किसी के डॉक्यूमेंट छूट गए, किसी के डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, तो क्या होता है कि जो उनके बच्चों को मिलना चाहिए चीजें जो वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाते, तो उनको हम बोलते हैं शहरी सुविधा वंचित बच्चे। श्रमजीवी बच्चों की शिक्षा, श्रमजीवी इन द सेंस की ऐसे बच्चे जिनको अपनी लाइफ में पढ़ने के अलावा काम भी करना पड़ता है, उनको हम कहते हैं श्रमजीवी बच्चों की शिक्षा। की मतलब जो अपना सरवाइव कर रहे हैं ना, वो श्रम करके सरवाइव कर रहे हैं, कि मतलब उनको काम भी करना है और उनको पढ़ना भी है। एक तो वो बच्चे आते हैं और दूसरा वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स काम करते हैं, मतलब कि मजदूर टाइप होते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं या मजदूरी करते हैं जिनके पेरेंट्स। क्योंकि देखो वर्किंग पेरेंट्स तो हमारे भी है, मम्मी पापा हमारे, मतलब अभी हमारे तो नहीं, बट जो हम हैं, जैसे हमारी जो एज के पेरेंट्स बनेंगे उसके मम्मी भी काम करेंगे, पापा भी काम करेंगे, तो वर्किंग पेरेंट्स है। बट हम ये नहीं बोल सकते श्रमजीवी बच्चों की, उनके बच्चे जो होंगे वो श्रमजीवी की श्रेणी में नहीं आएंगे। वो श्रमजीवी वो होते हैं जिनको मतलब मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा करने के लिए काम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उनकी काम, पेरेंट्स की मर्जी होती है काम करे ना करे, बट इनका है कि काम करना ही पड़ेगा, वो श्रमजीवी होते हैं। फिर अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा जो माइनॉरिटी में आते हैं वो आपको पता है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी हमारी आज की एजुकेशन के लिए ये अभिगम्यता संबंधित मुद्दे क्या है। अभिगम्यता मतलब होता है पहुंच पाना। तो ये जो हमारी एजुकेशन, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन है वो बहुत सारी चीजें दे रही है, बट कहीं ना कहीं, और बहुत सारी गवर्नमेंट, बहुत सारी नहीं, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा रही है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से ये जो लोग हैं ना किसी प्रकार से वंचित रह जाते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि अभिगम्यता संबंधित मुद्दे हैं, कि इन तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ये अभिगम्यता संबंधित मुद्दे हैं। जैसे कि भारत के संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि प्रत्येक बालक के आसपास कोई ना कोई प्राथमिक विद्यालय हो, और इसलिए बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय खोले गए। बहुत सारी योजनाएं जैसे मुफ्त शैक्षिक सामग्री, मिड डे मील, विद्यालय यूनिफॉर्म, जनजातीय क्षेत्रों में लड़कियों को सहायता दी गई, ये सारी चीजें मिली, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा की गई। बट इसमें कौन बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं। तो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा। ये जो अनुसूचित जाति है जिसमें हमारे आ जाएंगे SC OBC, जो हमारे SC OBC और EWS नहीं आएंगे क्योंकि वो तो जनरल में से दिया गया है, बट हाँ इसमें ला सकते हैं हम अनुसूचित जाति के बच्चे में SC OBC के जो बच्चे जिस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, क्योंकि जो है इनसे कहीं ना कहीं छूट रही थी चीजें, इनको हम सही से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, मतलब ये इनका हक था बट स्टिल हम इनका हक इनको दे नहीं पा रहे थे। तो ये क्या था, भारत में बहुत लंबे समय तक और अब तक भी जाति प्रथा चलते रहने के कारण समाज के विशिष्ट वर्गों को अछूत कहा जाने लगा, क्योंकि ये समूह नौकरी जैसा कार्य किया करते थे, अतः शिक्षा से दूर ही रहे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्पृश्यता तथा छुआछूत को कानून के द्वारा समाप्त कर किया गया। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताओगे हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसने अस्पृश्यता का अंत करा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है, कौन सा अनुच्छेद कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, वो हमारे मौलिक अधिकार में ही है, पहले ही मौलिक अधिकार में है, आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना कौन सा आर्टिकल है वो। ठीक है, इसके बाद है तथापि लंबे समय तक उपेक्षित रहे इन सामाजिक समूह की क्षतिपूर्ति में अतिरिक्त लाभ देने से एक जातियों की सूची बनाई गई। फलस्वरूप कुछ जातियों को इन अनुसूचित जातियों में रखा गया। इनको कुछ संवैधानिक अधिकार भी दिए गए, मतलब और लोगों से अलग इनको अनुसूचित जाति के बच्चों को कुछ अलग अधिकार दिए गए। वो हम सब जानते हैं क्या अधिकार है। अब जैसे कि क्या है कि वह निःशुल्क विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके लिए उस शिक्षा वाले क्षेत्रों में भी कुछ स्थान फिक्स किए गए। विद्यालयों महाविद्यालयों में इनकी सीटें सुरक्षित करी गई। पिछले 60 वर्षों में इन समुदाय के सदस्यों की साक्षरता दर निरंतर बढ़ती जा रही है, परंतु फिर भी अभी हमें इन पर और ध्यान देने की जरूरत है। और कई स्थानों पर ये देखने में आया है कि विद्यालय में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए कक्षा में बैठने का अलग स्थान निर्धारित कर दिया जाता है। पहले ऐसा होता था, बट हाँ अब तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। अभी तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि अलग बिठाएं, ऐसा नहीं। इसके अतिरिक्त उच्च जाति के विद्यार्थियों की तुलना में अनुसूचित जातियों बच्चों के साथ सख्ती का व्यवहार किया जाता है। हाँ पहले किया जाता था, बट अभी कुछ ऐसा अब तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। नहीं तो अब उन बच्चों के पास तो राइट है, वो तो सीधे जेल भिजवा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि अनुसूचित जाति के बच्चे विद्यालय में लेट आए तो उन्हें झिड़क देना, कक्षा में बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं देना, समय नहीं देना, उनके प्रश्नों की अवहेलना कर देना, और यहाँ तक कि यदि वे प्रश्न पूछना तो उन्हें झिड़क देना, ये हमें अब तक देखने को मिला है। तो हमारा ये रोल रहा है कि हमें इन सब सारी चीजों को खत्म करना है। तो ये हमारे सामने समस्या थी, ये जो सारी चीजें अभी मैंने पढ़ी ये हमारे सामने समस्या थी। अब हमने ये पढ़ना है कि हम इस समस्या से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इनको पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों की आवाजों को सुनना इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय में अध्यापकगण अन्य विद्यालय कर्मिकों के लिए व्यवहार मापदंड सेम करे जाएं। विद्यालय में यदि स्टाफ द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है तो उसकी समय समय पर जांच करते रहो कि ऐसा कुछ ना करो। एक अंडरलाइन करा हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंट था, लिख लेना। नाली काली नामक एक अब चीज गई थी। नाली काली नामक एक नाटक था, कर्नाटक राज्य ने स्टार्ट करा था। नाली काली नामक एक थी, इसमें क्या था 1990 के दशक में कर्नाटक राज्य में आरंभ किया गया था, जिसमें बच्चों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर समूह में बिठाया जाता था, ना कि जातीय लिंग के आधार पर। मतलब जो बच्चे इंटेलिजेंट है साथ में, जो बच्चे नहीं है उनको साथ में, बट इसमें जाति के हिसाब से नहीं बिठा रहे, बच्चों के जो लेवल है उसके हिसाब से बिठा रहे हैं, ताकि उस पर और ज्यादा काम कर सके, उनको उस लेवल के हिसाब से सिखाया जा सके। तो इसको क्या कहते थे, नाली काली। ठीक है, नाली काली था, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने चलाया था। इसमें बच्चे बच्चे अपने अधिगम के स्तर के अनुसार एक दूसरे से मिलेंगे और फिर वो यहाँ से अंदर बाहर जा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शारीरिक दंड और आपको पता ही है पनिशमेंट बैन कर दी है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार में अगर किसी भी टीचर को देख लिया जाता है तो वो सस्पेंड हो सकता है। 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना देना पड़ेगा, अलग बहुत सारी चीजें अब हमारे आरटीए में जुड़ गई हैं, ताकि ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करने के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शारीरिक दंड तथा दुर्व्यवहार को दूर करने के लिए मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाता है। और इन सबका है कि जहाँ पर अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या अधिक हो वहां पे आधारभूत सुविधाएं दो, ज्यादा से ज्यादा दो, बच्चों को पढ़ाओ। हमारा मेन मोटिव यही है, बच्चे को पढ़ाना है भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, बस बच्चे पढ़ाओ। तो ये सारा चैप्टर जो है वो आपका बेस पे अंडरस्टैंडिंग बेस है, आप समझ लोगे कॉन्सेप्ट भी, वैसे आपको पता ही होगा, समाज वाले बुक में आपने पढ़ा ही होगा, बट स्टिल हमने पढ़ना है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सम्मुख को आने वाली अधिगम संबंधी बाधाओं को संबोधित करने के लिए क्रमबद्ध शोध की आवश्यकता है, कि भाई ये सारी चीजें भी मिल रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके बाद भी बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, उस पर भी आपको एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा कि अच्छा बच्चों को दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा। अनुसूचित जनजाति में आ जाते हैं जैसे एसटी जो कैटेगरी होती है ना, ट्राइबल है ना, स्केड्यूल ट्राइब्स जो भी होते हैं हमारे एसटी वाले लोग आ जाते हैं। ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा दूर दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, वही मिलते हैं। जनजातीय लोगों के कल्याण की चिंता संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रतिवर्तित हुई है, जिसके अनुसार ये स्पष्ट है कि इनके शैक्षिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व राज्य का है, यानी कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। आर्टिकल 46 में इनकी बात हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी विद्यालय तथा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिए गए। ऑब्वियसली सबका अधिकार है, शिक्षा लेना सबका अधिकार है, क्या मैटर करता है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है या जनरल कैटेगरी का है, क्या फर्क पड़ता है। राइट टू एजुकेशन अब हमारा मौलिक अधिकार है, हर एक को अधिकार मिलेगा। तो इसमें लाइन लिखी गई है उनका हक है, हक नहीं अब तो हक है ही, सबका हक है, इनका ही नहीं सबका हक है। ठीक है, तो हमको क्या है इनको मेन हमको प्रोत्साहन देना है, इनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है।
डीपीईपी के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को आकर्षित करने और नजदीक के विद्यालय में भर्ती कराने, विद्यालय की पढ़ाई को खत्म करने की सारी कोशिशें की गई हैं। तो जो सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ थी ये थी। इनके साथ ये क्या है कि वह प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं जो दूरवर्ती तथा अभिगम्य नहीं है। उनका आर्थिक स्तर इतना नीचे होता है कि उन्हें विवश होकर अपने बच्चों को भी काम के लिए भेजना पड़ता है ताकि परिवार की आय में बढ़ोतरी हो सके। दैनिक वार्तालाप में भी वे अपनी स्थानीय बोली का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि काफी सारे लोग जो है क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत आके स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे फेस करते हैं। तो हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो, सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स तो हमारे पास बहुत है, बट एज अ टीचर हमको पॉजिटिव रहना है, हमको अच्छी चीजों पे फोकस करना है। अब हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करते हैं, हमें उस पे फोकस करना है कि हम इनको दूर कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की ये बात है ना। तो प्रॉब्लम्स तो है ही, इन सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स है, बट हमें फोकस किस पे करना है कि हम इन चीजों को दूर कैसे कर सकते हैं एज अ टीचर, कैसे हम पेडागोजिकल अप्रोच यूज कर सकते हैं। उनकी पाठ्य पुस्तक प्राथमिक शिक्षा के पहले वर्षों में हो और उनकी मातृभाषा में हो। जहाँ पे उन्हें क्षेत्रीय भाषा नहीं समझ में आती तो जो उनकी मातृभाषा है वहां पे उनकी भाषा में पुस्तकें बनाओ। अध्यापकों के प्रयोग हेतु भाषा सूची, जैसे अब उनको नहीं समझ में आता तो भाषा सूची लेके आओ कि वो कन्वर्ट करके पढ़ा सकें। जनजातीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी बालवाड़ी खोलो ताकि उनको छोटे बच्चों को रखने की आवश्यकता ही ना पड़े कि लड़कियां तो भाई घर रखाएंगी और लड़के पढ़ने जाएंगे, तो लड़कियों को भी पढ़ने भेज दो ना, अपने बच्चे आंगनबाड़ी में भेज दो। सभी आवासों के 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल दो। गैर जनजातीय अध्यापकों के लिए अलग से रहने वहने की जगह दो। महिला समाख्या जैसे नवाचारी फंड कराओ। लड़कियों तथा अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाओ। 8वीं तक के बच्चों को फ्री पाठ्य पुस्तक दो, फ्री हॉस्टल सुविधाएं दो, प्रसाधन वस्तुएं दो, नोटबुक वर्दी सब कुछ फ्री दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हम इनके थ्रू पूरा कर सकते हैं। आश्रम एक केस स्टडी दी हुई है। आश्रम के बारे में महाराष्ट्र की सरकार ने खोला था। आश्रम था जिसका मतलब था क्षमता में अध्यापक प्रशिक्षण, बालकों के मध्य अन्योन्य क्रिया। मतलब आश्रम था जहाँ पे बच्चे भी रह सकते थे और टीचर भी आके रहते थे और अपना इंप्रूवमेंट करते थे, डेली लाइफ में पढ़ाते पढ़ते थे। पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अब थर्ड आता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं। जो किसी भी तरीके से मेंटली, फिजिकली या डिसेबल है, किसी भी तरीके से उनको कुछ भी मेंटली प्रॉब्लम, मतलब फिजिकली चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, किसी भी तरीके के बच्चे चैलेंज है, ये इसमें गिफ्टेड बच्चे भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वही, इसमें विशेष आवश्यकता वाले गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको भी तो एक्स्ट्रा काम की जरूरत है ना। हम स्कूल में और बच्चों को पढ़ाते हुए एवरेज क्लास को देखते हुए गिफ्टेड वाले बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्रिएटिव बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसमें सब आते हैं। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे भी आते हैं, ठीक है, हम उसको अलग लेकर के चलते हैं, बट ये CWSN में ही आते हैं। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं, जिनको थोड़ी सी अलग नीड्स की जरूरत होती है, ठीक है, सब इसमें आते हैं। आप देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है जब सभी बच्चे उसमें सम्मिलित हों, ठीक है। तो इसमें क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अब उनकी प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम्स क्या होती है साथ में पढ़ने में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्राय उनकी आवश्यकता, माता पिता तथा समुदाय की ओर से बच्चों की क्षमता के बारे में हाशिए पर रख दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शून्य अस्वीकार नीति को अपनाया गया है। शून्य अस्वीकार नीति, हेडलाइन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ढंग से पढ़ लेना। सर्व शिक्षा अभियान ने क्या करा है, शून्य अस्वीकार नीति अपनाई है। मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, शून्य अस्वीकार नीति किसने अपनाई है, तो सर्व शिक्षा अभियान ने। इसका मतलब है कि किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम के साथ सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क वादा करता है कि विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को एक ऐसे परिवेश में पढ़ाया जाएगा जो उनकी आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम से तो अब हम देखो कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम से कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं। जैसे कि पहली बात तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में ना सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम उसको हटा दें तो हर तरीके के बच्चे को हम इसमें लेते हैं। मेंटली चैलेंज, जो फिजिकली चैलेंज या लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, फेजिया, फाजिया, हाइपरटेंशन वाला जो होता है, ADHD होता है या डिस्ग्राफिया होता है, जो भी, वो सारे बच्चे भी इसमें आते हैं। तो हमें लगता है जो किसी ना किसी तरीके से रह गए वो नहीं, सारे बच्चे इसमें आते हैं, गिफ्टेड बच्चे, क्रिएटिव बच्चे, सब। तो हमने देखो क्या करना है, जब भी आवास खंड या जिला स्तर पर शिक्षा की योजना बनाया जाए, इन बच्चों की आवश्यकताओं को हमको ध्यान में रखना है। तो इनके लिए हमने क्या करना है, कुछ स्पेशल एड्स आते हैं जिनका हमने यूज करना है, जिन्हें मोबिलिटी एड्स बोलते हैं, उनका यूज करना है।
शिक्षा के अधिकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वास्तविकता में रूपांतरण करने हेतु योजना बनानी जरूरी है, क्योंकि हमको इन बच्चों की पहचान करनी चाहिए और हमें इनकी नीड्स के बारे में पता होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को जरूरत क्या है। मतलब पहली बात तो मान लो एक एरिया की बात हो रही है, तो एक एरिया में हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कितने कम है, कितने ज्यादा है। फिर उसके हिसाब से हम पता लगाएं कि उनकी जो डिसेबिलिटीज है किस तरीके की है, किस हद तक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उन स्कूल में एड्स का यूज करें, एड्स का प्रयोग करें। कि जैसे कि मान लो कोई बच्चा व्हील चेयर में चलता है तो हमको वो मतलब सीधे चलने वाला रास्ता बनाना चाहिए, या किसको थोड़ा कम दिखाई देता है तो क्लास में रोशनी का उचित स्थान होना चाहिए कि हाँ रोशनी आए, हवा आए, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, ये सब हमने करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हम इसके अतिरिक्त जो मैंने अभी बोला ये वही लिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण में पता लगाना चाहिए कि प्रशिक्षित विशेष शिक्षा आवश्यकताओं की नियुक्ति के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के दीर्घकालिक परीक्षण के लिए, या मतलब हमें थेरेपिस्ट वगैरह की सारी जानकारी होनी चाहिए। समुदाय संगठन या माता पिता के कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जो किसी भी तरीके से नीड जिन्हें चाहिए उनको स्कूल में एडमिशन कराए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन अथवा परीक्षा के लिए रियायतें दी जाती हैं कि थोड़ा सी छूट दे दें। डिस्ट्रिक्ट लेखकों को लेखन की सुविधा, डिस्लेक्सिक या डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे दें। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, डिस्लेक्सिक होते हैं, उनको एक भाषा पढ़ने के लिए दें। तो मतलब ऐसे सारी चीजें, रैप, हाँ वो रैप जिसको बोलते हैं, रैप बनाएं, हैंडल, शौचालय परिवर्तन, कक्षा के अंदर की व्यवस्था, ये सारी चीजें हम कर सकें। ठीक है, तो ये किसमें रिलेटेड होती है, हमारी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में। ठीक है, इसके लिए आते हैं भौगोलिक दृष्टि से सुदूर बच्चों की शिक्षा की, मतलब जो भौगोलिक दृष्टि से कुछ ज्यादा ही दूर रहते हैं, जहां तक बिल्कुल विद्यालय की, टीचर की मतलब पहुंच कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मान लो एक बच्चा बहुत अलग परिवार से अलग जाके रह रहा है, अब उस पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए स्कूल खोलना और टीचर को भेजना, तो ये तो समझदारी वाला काम नहीं रहेगा ना भौगोलिक दृष्टि से भी, क्योंकि और कोई बच्चा तो वहां आएगा नहीं। तो अब ऐसे बच्चों के लिए क्या करा जाता है, देखो शिक्षा गारंटी योजना और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे समेत विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए वैकल्पिक तथा नवाचारिक शिक्षा करना है। वैकल्पिक और नवाचारिक शिक्षा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहां जहां ये बच्चे जाए थोड़े थोड़े टाइम के लिए ग्रुप में इकट्ठे करके उनको पढ़ाना वो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, छोटे उपेक्षित आवास स्थलों को समुदाय विद्यालय में चेंज करना, इन वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष समूह के बच्चों जैसे बाल श्रमिक, गली मोहल्लों में घूमते फिरते बच्चे, किशोरावस्था की लड़कियां, जाति की लड़कियां, इन सब के लिए कार्यनीति बनाना और फिर उनको लागू करना। सभी ऐसे विद्यालय निवास स्थल जिसमें 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय नहीं है और वहां विद्यालय जाने हेतु आयु के बच्चों की न्यूनतम संख्या है, तो वहां पे हमें विद्यालय बनाना चाहिए। और अगर विद्यालय नहीं है तो छोटे छोटे टाइम के लिए हमको प्रोग्राम खोलने चाहिए। मतलब मान लो ज्यादा बच्चे नहीं है, स्कूल खोलने के लिए लायक बच्चे नहीं है, तो छोटे छोटे टाइम के प्रोग्राम चलाने चाहिए, 3 महीने 6 महीने ऐसे उनको पढ़ाने के लिए। विद्यालय से बाहर वाले बच्चों में बहुत विषमताएं हैं, वह ऐसे छोटे छोटे निवास स्थलों से हो सकते हैं जहाँ पे कोई विद्यालय नहीं है, श्रमजीवी भी हो सकते हैं बहुत सारा। तो हमारा ये काम है, वो गलियों में घूमने फिरने वाले हो सकते हैं, या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हो सकते हैं, या हो सकता है वो वेश्याओं के बच्चे हो जिनको कोई स्कूल में एडमिशन नहीं देता या पढ़ा नहीं रहा, वेश्याओं के बच्चे हो सकते हैं, या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां हो सकती हैं, या ऐसी लड़की हो सकती है जो घर के काम धंधों में ही व्यस्त रहती हैं और कहीं बाहर करती नहीं है, या हो सकता है वो अपने छोटे भाई बहनों के घर पे देखभाल करती हैं, या हो सकता है कि गाय भैंस या बकरी चलाने वाले हो सकते हैं। तो इन सारों में ये सारे ही हो सकते हैं, कोई ना कोई किसी न तरीके से कैसे भी हो सकता है। तो इनके लिए हमको यही करना है, क्या करना है कि इनके अंदर जहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई विद्यालय नहीं है वहां पे एक तो स्कूल खोलना है, और वहाँ 6 से 14 वर्ष आयु के 15 बच्चे, कम से कम 15 बच्चे होने चाहिए, और वो विद्यालय नहीं जा रहे तो हम वहाँ पे विद्यालय बनाएंगे। अगर वहाँ पे 15 बच्चे हैं तो वहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 बच्चों के लिए भी विद्यालय बन सकता है। तो ये थे भौगोलिक दृष्टि से सुदूर। ठीक है, नेक्स्ट आता है शहरी सुविधा वंचित। शहरी सुविधा वंचित क्या होता है, देखो जो मैंने बताया था वही है सेम, पर एक बार आपको बुक की लैंग्वेज में पढ़ देती हूँ तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सुविधा वंचित बच्चों का एक ऐसा समूह क्षेत्र भी है जो शहरी क्षेत्र में रहता है, विशेषकर स्लम क्षेत्रों में, है ना, गांव से आके चले जाते हैं, अपना घर वगैरह होता नहीं है तो झुग्गी झोपड़ियों में जाके रहने लगते हैं। तो इनकी हमें एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण यूएई के किए गए बहुत प्रयासों के बाद भी शहरी सुविधा वंचित बच्चों तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे मुंबई में एक प्रथम एक एनजीओ है, बहुत ज्यादा फेमस एनजीओ है, उसने निगम निगम से सहयोग से कुछ बच्चों को, जो शहरी बच्चे हैं, स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करी है, फंड वगैरह करा है। और
ऐसे शहरी स्लम की विशेष समस्याएं क्या होती हैं? देखो, जैसी गलियों में घूमते फिरने वाले बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चे जो कबाड़ी का काम करते हैं, या ऐसे व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा जो शहरी स्लमों में काम करते हैं या वहीं पर रहते हैं, उद्योगों में काम करने वाले बच्चे या घर में चाय की दुकानों पे काम करने वालों की शिक्षा, तो ऐसे कैसे शिक्षा दी जाएगी? तो इन सबकी प्रॉब्लम क्या है, ये आते हैं इसमें शहरी सुविधा वंचित बच्चे। जो मैंने अभी एग्जांपल दिए, कबाड़ी की दुकान पे काम करने वाले, चाय की दुकान पे, फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले बच्चे, ये सब आते हैं इसमें। और इसमें एक और आता है कि बच्चों का एक अन्य ऐसा वर्ग भी है जिसे किसी प्रकार के इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है, ये है शहरी गरीब, अर्थात ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आय बहुत ही कम है और वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं भेज पाते। तो ये 5वीं तक भी बच्चे नहीं पढ़ाते और अपने बच्चों को ही काम पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो हम इनको दूर कैसे कर सकते हैं। तो मेन देखो इनके बच्चे कौन कौन से हो गए। ये सारे बच्चे जो बोले, वो गलियों में घूमने फिरने वाले बच्चे, वेश्याओं के बच्चे, भिखारियों के बच्चे, कबाड़ी के बच्चे, शहरी निर्धन बच्चे। तो इन सब के लिए हमें क्या करना है, विद्यालय के बाहर सहायता प्रदान करना है, यानी वैकल्पिक तथा नवाचार कार्यक्रम चलाना। विकल्प यहाँ से इनको बच्चों को लेके आना, एनजीओ में लाना। बैक टू स्कूल नामक कैंपस चलाया था, बैक टू स्कूल कैंपस, इनको स्कूल लेकर के आओ, एनजीओ के थ्रू इनको पढ़ाओ। ये सारी चीजें हमने करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा श्रमजीवी बच्चों की शिक्षा। श्रमजीवी क्या होते हैं? देखो, भारत में बाल श्रम को अवैध घोषित किया हुआ है, अतः जो व्यक्ति बच्चों को घरेलू या अन्य किसी भी काम के लिए नियोजित करते हैं, कानून में उनको सजा देने का प्रावधान है। तथापि कुछ परिवार इतने ज्यादा गरीब होते हैं कि उनको परिवार की आय में कुछ वृद्धि के लिए अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है, क्योंकि बच्चे विद्यालय समय में अपने काम पर होते हैं, अतः वे नियमित विद्यालयों में तो भर्ती कर नहीं सकते, क्योंकि अब इन्हें काम करना इनकी मजबूरी है। तो ये स्कूल में कैसे आएंगे स्कूल? तो फिर इनका क्या होगा कि उन्हें काम से वापस बुला लिया जाए और विद्यालय में नाम भरवा दें। और हमें ऐसा करना पड़ेगा कि माता पिता की वित्तीय क्षतिपूर्ति की आवश्यकता होगी, ताकि जो बच्चा जितना पैसा कमा रहा है, अगर वो पेरेंट्स के पास आ जाएगा तो पेरेंट्स उसको पढ़ने के लिए भेजेंगे, क्योंकि बिना काम करे अगर पैसा मिल रहा है तो किसको मंजूर नहीं होगा। तो क्या करा जाए, इनका विकल्प, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं है ना कि अब बच्चे को, हर माता पिता को पैसा देने लग जाए। ऐसे तो माता पिता खुद काम छोड़ के बच्चे पैदा करने में लग जाएंगे कि भाई बच्चे को पढ़ने भेजेंगे तो पैसा मिलेगा। तो ये भी चीज सही नहीं है। तो इन ऐसे बच्चों के लिए, श्रमजीवी बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम, जिन बच्चों की मजबूरी है, जिन्हें काम करना ही पड़ेगा, उनके लिए हम रात में स्कूल खोल सकते हैं, उन्हें रात में पढ़ा सकते हैं। बच्चा सुबह उठ के काम पे चला जाएगा, शाम को आराम करके रात में पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसका विकल्प ये होगा कि इन बच्चों को रात्रि विद्यालयों में भर्ती करा दिया जाए। आजकल शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे रात्रि विद्यालय विद्यमान है। महानगरीय क्षेत्रों में महानगरीय क्षेत्रों में इन विद्यालयों की संख्या काफी ज्यादा है, और इनमें बस कठिनाई ये होती है कि दिन में चलने वाले उसमें नियमित पढ़ाई होती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि रात्रि विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों तथा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास उतना समय नहीं होता जितना दिन में पढ़ने वालों के पास होता है, और फिर इस समय तक जो है अध्यापक और बच्चे दोनों ही थक जाते हैं। तो ये जरूरी है कि इनके लिए एक अलग से पाठ्यक्रम बनाया जाए, या कुछ सोचा जाए, कुछ सेशन दिन में करे जाए, कुछ रात में करे जाए, या कुछ ऐसा करे जाए कि वो दिन के समय नौकरी करते समय या खाली टाइम में उसको पूरा कर ले और उनकी कमाई भी हो जाए। तो ये सारी चीजें हमने करना है। ठीक है, फिर हमारी अल्पसंख्यक बच्चे। अल्पसंख्यक बच्चे जो बहुत शिक्षा प्रायण बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर अल्पसंख्यक समुदाय में होते हैं, जो अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रीजन क्या हो सकते हैं कि बच्चों की लैंग्वेज अलग होती है, तो वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, या इनको पता ही नहीं है कि क्या क्या क्लासें हो रही हैं, या कुछ बच्चे जो हैं गलत संगत में पड़ जाते हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं, या जुल्म वगैरह करने लग जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, तो वो अल्पसंख्यक बच्चे होते हैं। तो उनकी शिक्षा के लिए भी हमने कदम उठाने चाहिए और सारी चीजें करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि शैक्षिक सहायता प्रणाली। कि शैक्षिक सहायता प्रणाली की प्रणाली कैसी हो कि हम ज्यादा से ज्यादा को अपनी तरफ, पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, टीचर की सैलरी बढ़ाओ, टीचर की सैलरी बढ़ाओ, टीचर को ट्रेनिंग दो, टीचर की वैकेंसी निकालो, ज्यादा से ज्यादा टीचर भर्ती करो और प्रशिक्षित टीचर भर्ती करो। टीचर को ट्रेनिंग देके भर्ती करो, ना कि ऐसे ही। अच्छे से अच्छे टीचर भर्ती करो, जैसे डाइट वगैरह है, इसमें लिखा हुआ है डाइट करी है। इसरो ने क्या करा था, देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने शैक्षिक सहायता प्रयास करने के लिए आगे आया था। अक्टूबर 2004 में इसने एक समर्पित सैटेलाइट नाम बनाया जिसका है एडुसेट। एडुसेट स्टार्ट हुआ था 2004 में। ये एक सैटेलाइट है जो पूरी की पूरी शिक्षा को समर्पित है। जियो स्टेशनरी कक्ष में स्थित ये सैटेलाइट दिन में हर समय और वर्ष में प्रतिदिन शैक्षिक क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध होता है। इससे अध्यापक और स्टूडेंट एक दूसरे के निकट आए हैं। ये सारी चीजें इसमें हुई हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से आप लोग भली भांति परिचित हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि समावेशी शिक्षा क्या है।
और अगर हमारी जैसी शैक्षिक सहायता प्रणाली चल रही है, अगर ऐसी ही चलती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं होगा जहाँ पे गांव शहर का हर एक बच्चा स्कूल में होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, इनमें से किसी से भी में आता हो। बट एक दिन इंडिया में ऐसा जरूर आएगा कि हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे, हर गली का बच्चा स्कूल में पंजीकृत होगा, स्कूल में रजिस्टर होगा और वो स्कूल जाता होगा, वो पढ़ेगा। एक दिन जरूर आएगा जिस हिसाब से हमारी शैक्षिक सहायता प्रणाली चल रही है। अब देखो, हमने पढ़ा है समावेशी शिक्षा। पहले समावेशी शिक्षा को हम पढ़ लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य क्या है, इंडिया समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सोचता है, ये बात की बात है। बट पहले हम डिस्कस करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या सोचते हैं। तो देखो, आज समावेशी शिक्षा अभियान एक अंतरराष्ट्रीय घटना है। इन देशों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए बने पर विशेष बल दिया है, इन्होंने स्कूल ऑर्गेनाइज कराए हैं। प्रथम अंतरराष्ट्रीय घोषणा जिसमें ये मुद्दे सामने आया था वो था चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस 1942। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। मैं ये काम करूंगी, ये ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ना, तो मैं इसके साथ इसमें पे लगा दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ो मत, पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए। तो हमने तो सब कुछ प्रिपेयर करके चल रहा है ना, तो मैं इसको बता दूंगी, आप पढ़ लेना। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 ने शिक्षा के अधिकार को महत्व दिया। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड उन्होंने 1959 में महत्व दिया। तो ये सारे कुछ ऐसे काम है जो इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों की शिक्षा के लिए हो रखे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा को, इससे क्या काम है, कैसे, सब कुछ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है। तो समावेशी शिक्षा के इसमें 3 लाभ दे रखे हैं। पहले तो है संसाधनों का कुशल प्रयोग। क्या है इसमें, शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिसमें संसाधनों का बड़ा महत्व है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में देखा जाता है। इन देशों के लिए अलग अलग समूह के लिए अलग अलग विद्यालयों की स्थापना करना संभव नहीं है, इसलिए हम यही कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी विद्यालय हैं, जो भी संसाधन है, उनका हम कुशलतापूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि हर बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग एक नया विद्यालय नहीं खोला जा सकता, ना ही उसकी आवश्यकता के अनुसार एक नया टीचर तैयार किया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि जो हमारे पास संसाधन है उसका हम कुशलतापूर्वक प्रयोग करें। सेकंड है लागत प्रभाविता। लागत प्रभाविता क्या होती है कि अगर हम हर एक बच्चे की नीड पर ध्यान देंगे, उसके हिसाब से अलग अलग स्कूल खोलेंगे तो लागत बहुत ज्यादा आएगी। बट उससे अच्छा यह है कि हम उसकी आवश्यकता के अनुसार खुद को ढाल लें, उसको जिस हिसाब से, जिस एनवायरनमेंट की जरूरत है, अगर हम उसको प्रोवाइड करा दें तो ये लागत प्रभाविता होगी कि लागत कम आएगी और कम लागत में हम बच्चे को अधिकतम लाभ दे पाएंगे, अधिकतम यूज कर पाएंगे। क्योंकि एक कैटेगरी के साथ बच्चा रहेगा, एक तरीके की कैटेगरी, तो उसको वही तरीके की चीजें सीखेगा। बट एक अगर बच्चा अलग अलग तरीके के ग्रुप के साथ रहेगा, अलग अलग बच्चों के साथ रहेगा, तो उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा और वो अलग अलग चीजें ग्रैब कर पाएगा, अलग अलग तरीके से सोच पाएगा। नहीं तो हर बच्चे की सोचने की स्किल ना एक जैसी हो जाएगी, एक जैसी क्षमता हो जाएगी अगर उसको उसके बराबर वाले ग्रुप में रखा जाएगा। तो ना ज्यादा बच्चा, मतलब अगर हम कम लेवल के बच्चे को ज्यादा वाले के साथ रख देंगे तो भी प्रॉब्लम है, मैच करने में प्रॉब्लम रहेगी। हाई वाले में एक साथ रख देंगे तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ग्रोथ को रोकता है। तो ये जो सम्मिश्रण है ना सारी चीजों का, विविधताओं वाला देश है भारत, तो वो अच्छी चीज है बच्चों को सिखाने के लिए भी और सीखने के लिए भी। हाँ, कभी कभी हमें इसके बैरियर देखने को मिलते हैं, कभी कभी बैड एग्जाम्पल, एक्सेप्शन केस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट फिर भी अगर हम ओवरऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये विविधता ज्यादा अच्छी है। ठीक है, विकेंद्रीकरण, जैसे मान लो एक क्लास भरपूर इंटेलिजेंस वाली क्लास है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर बच्चा इंटेलिजेंट है, तो टीचर को खुद ही पढ़ाने में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि वो जो क्लास है वो टीचर से ज्यादा टीचर पे हावी होने लगेगी। अगर उनको ही सब कुछ आ जाएगा तो टीचर वहां होगा ही क्यों। इसी तरीके से अगर बिल्कुल डल होगी क्लास तो समझाने में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर दोनों का मिश्रण है तो हम एक दूसरे की सहायता से उनको एक दूसरे के लेवल तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण हमको यूज करना है, सब पे अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं हम विकेंद्रीकरण को, और 7th चैप्टर में और 6th चैप्टर में विकेंद्रीकरण, 7 चैप्टर की स्टार्टिंग में विकेंद्रीकरण को पढ़ा है। तो शक्तियों का विभाजन बराबर से कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट है अब समावेशी शिक्षा, कि एक समावेशी शिक्षा होती कैसा है। देखो ये पूरा एक पेज है, पूरा इतना बड़ा पेज समावेशी शिक्षा की बात बता रहा है, बट इसको मैं पढ़ चुकी हूँ तो मैं आपको सिंपल सा बताऊंगी कि क्या है। देखो, समावेशी की शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बच्चों के विभिन्नताओं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए साथ में उनकी मानसिक क्षमताओं, भौतिक क्षमताओं, मतलब मेन क्या कहना चाह रहे हैं, समावेशी कक्षा क्या होती है, जिसमें एक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए उसके मेंटली
स्तर को ना देखते हुए, फिजिकली स्तर को ना देखते हुए, उसकी डिसेबिलिटीज को नजरअंदाज करते हुए हर तरीके के वर्ग को एक समान एक रूप में शिक्षा दी जाए, वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, किसी के भी हिसाब से भेदभाव ना करना, सबको पढ़ना, किसी के लिए कोई अलग स्कूल नहीं खोलना। हाँ, लेकिन बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी नीड पूरी करनी है। जैसे किसी बच्चे को जिस चीज की जरूरत है वो हमने उसको जरूर प्रोवाइड कराना है। मान लो किसी बच्चे को सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको वो सुनने वाला यंत्र ला के देना है। किसी बच्चे को 50% से ज्यादा नहीं दिखाई देता तो उसको ब्रेल लिपि का यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमने जरूरी यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद होता है विद्यालय में बाल अधिकारों को सुरक्षित करना। तो इसमें जो मैंने आर्टिकल पूछा था ना आपसे वो भी दे रखा है। तो इसमें क्या करा हुआ है, अधिकार, बाल अधिकारों को सुरक्षित क्या करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कानून में बच्चों को क्या अधिकार दिए गए हैं। मार्च 2007 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग NCPCR की स्थापना की गई। इसका था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि 18 साल से नीचे वाले सभी बच्चों के लिए ये है, और 18 साल से ऊपर के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस भी बन सकता है 18 साल से ऊपर के लिए। अब उनकी गारंटी क्या देता है ये, पहला तो यही है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A। 14 वर्ष की आयु तक खतरनाक नियोजन से सुरक्षा का अधिकार, आर्टिकल 24। कुप्रयोग किए जाने वाले व्यवसायों में ना जाने की हिदायत, आर्टिकल 39। एक स्वस्थ तरीके से बढ़ने के लिए समान अवसरों तथा सुविधाओं का अधिकार, आर्टिकल 39F। और समानता का अधिकार 14। अनुच्छेद भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, ये सारी चीजें हैं। और कुछ चीजें हैं जो RTI में डिस्क्राइब की गई हैं, जैसे कि लिंग आधारित पक्षपात नहीं होगा, जाति आधारित भेदभाव, निष्ठता, विद्यालयों में शारीरिक दंड, परीक्षाओं का दबाव, विद्यालयों द्वारा आत्महत्याएं, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। और एज अ टीचर ये विद्यालय अध्यापक का दायित्व है कि विद्यालय के बच्चे के अधिकारों की सही तरीके से सुरक्षा हो और उनके साथ विद्यालय में कोई अन्याय ना होना पाए। ठीक है, तो एज अ टीचर ये मैंने आपने ध्यान रखना है कि बच्चों के कोई भी जो अनुच्छेद इतने सारे दिए हुए हैं किसी भी अधिकार का उल्लंघन ना हो। भले टीचर के सारे अधिकार ले लो, कोई बात नहीं, हम देने वाले हैं तो हम देंगे, बच्चों के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था, अंडरस्टैंडिंग बेस है ये चैप्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।